मैं एक दो चीजें इसलिए कि ये जो उत्तर प्रदेश का मामला है वो एकदम से बीजेपी के बहुत फोकस में आ गया है। अब वो रात दिन एक किया जा रहा है, अब छोटे छोटे दलों को लाया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी आ रहे हैं, संजय निषाद भी आ रहे हैं। हालांकि संजय निषाद कह रहे हैं कि इस बार मैं अपनी पार्टी का झंडा लोकसभा में लहराना चाहूंगा, मतलब अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। ये जो इतना इकट्ठा किया जा रहा है, और इधर जो इंडिया है विपक्ष, वो भी थोड़ी हरकत आनी शुरू हुई है, थोड़ा निकलना शुरू हुए हैं। बाहर का माहौल ऐसा बन रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कुछ वोटों को साथ रखने के लिए एक साथ आना जरूरी हो रहा है। इस सारी राजनीति में आपको भाजपा, क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि मैं 70 से ज्यादा सीटों का टारगेट है और वो तैयारी उस हिसाब से करना है। तैयारी में तो अभी कमी दिखाई दे रही है कि आपको लगता है कि नहीं नहीं, जो इंडिया है वो भी उतनी तैयारी कर रहा है। शुक्रिया सिंह साहब। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में केवल इस समय पक्ष है, विपक्ष तो है ही नहीं। आप तीनों राजनीतिक दलों के हालात को देखिए। मायावती वो पहले से ही निष्क्रिय है, अखिलेश यादव वो बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, जबकि बीच में उन्होंने कुछ वादे किए थे कि संगठन में भी हम काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण भी चल रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी में जो जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अध्यक्ष को बदलना है, तो वो अभी ऐसे ही बीच में लटका हुआ है मामला। कुल मिलाकर के तीनों राजनीतिक दल अभी कुछ भी करते हुए नहीं दिख रहे। अगर आपको कोई किसी मुद्दे पर ट्वीट के अलावा जमीन पर कोई जाते हुए दिखा हो तो आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश उसी देश में आता है कि जहां सारे लोग इस समय परेशान हैं बीजेपी से, उससे मुक्ति चाहते हैं। उसमें चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, और जो प्रोग्रेसिव सवर्ण है वो भी इस तरह की सत्ता को पसंद नहीं करता है। अब रही बात ये कि बीजेपी किस तरह से काम कर रही है, उसकी तैयारियां क्या हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो विपक्ष है वो बीजेपी की ताकत को नहीं समझता है कि असल में उसकी ताकत है क्या। और हम लोग भी कई बार धोखा खाते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के जरिए चुनाव जीतती, जबकि मैं पिछले 6 महीने से, साल भर से तो बराबर ये कह रहा हूं कि भाजपा कभी भी हिंदुत्व के जरिए चुनाव नहीं जीती। अगर हिंदुत्व में उसकी इतनी ताकत होती तो राम मंदिर का उद्घाटन अभी आप करने जाने, ओम प्रकाश राजभर के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और केशव देव मौर्य भी आ रहे हैं, कुछ हो सकता है कि संजय चौहान भी पहुंच जाए। असल में जो बीजेपी की ताकत है, अभी जो जयप्रकाश पांडे जी कह रहे थे कि खड़गे और खाबरी की जो जोड़ी है वो दलितों में चेतना पैदा कर रही है, नो डाउट मैं सहमत हूं उनकी इस बात से। जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, जिनके भीतर वो अम्बेडकराइट थोड़ी चेतना है, वो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। आम आदमी भी ये चाहता है कि बदलाव हो। लेकिन सवाल ये है कि एक तो जातिगत संरचना को कांग्रेस पार्टी हो या और दूसरे राजनीतिक दल हो, वो उसको बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है उसको नहीं समझ रहे। बीजेपी नॉन जाटो पॉलिटिक्स कर रही है। उनको बहुत, वो चाहते हैं कि मायावती रहे, अभी थोड़ा मजबूत ही रहे। तो नॉन जाटाओं पर कांग्रेस का क्या ध्यान है? जरा एक भी मुझे नाम बता दीजिए आप, बुंदेलखंड से लेकर के और पश्चिमी यूपी तक, और मैं आपको क्षेत्रवार बता सकता हूं कि कहां पे कौन सी जाति कितना मजबूत है। जाटाओ तो ओवरऑल पूरे यूपी में। तो एक तो विपक्ष को यही नहीं पता है कि उसको करना क्या है और असल ताकत बीजेपी की क्या है। तो नॉन जाटाओ, दलित और अति पिछड़ा, ये जो इंडिया बना है, इंडिया में पिछड़ा है, अति पिछड़ा नहीं है। उसमें नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, उसमें मौर्य जी है, उसमें आपके लालू यादव है। ये जातियां क्या हैं? वो वही डोमिनेंट कास्ट है जो किसानी से जुड़ी हुई है। और
इनका व्यवहार भी अति पिछड़ा और दलित के साथ वही होता है जो दबंग सवर्णों का होता है। अभी कल या परसों की घटना है गोरखपुर में, जिस दलित को पीटा गया है उसको मारने वाले यादव हैं। कुछ दिनों पहले इसी उत्तर प्रदेश में एक कुर्मी ने पिटाई की थी दलितों की, मार डाला था। अब आप करते रहिए दलित पिछड़ा, वो नहीं होगा। असली ताकत बीजेपी की है अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित। जब तक विपक्ष की यहां आंखें नहीं खुलेंगी, आप बीजेपी को बहुत कमजोर नहीं कर सकते। हालांकि जमीन पर परिस्थितियां और जमीन पर जो केमिस्ट्री है वो बीजेपी के खिलाफ, लेकिन विशुद्ध रूप से बीजेपी जाति की राजनीति करती। इससे बेहतर जाति की राजनीति तो मुझे लगता है कांशीराम ने भी नहीं की। उन्होंने भी इतना माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग नहीं किया था जितना बीजेपी करती है। मुसहर, खरबार और वहां से उठा करके जोगी, नाई, विश्वकर्मा और चले आइएगा यहां तक बिंद, कहार, केवट, ये कितनी जातियां ऐसी हैं कि जिनकी पहचान कराई है बीजेपी। वो बात अलग है कि नीतियां सारी गायब हो गई हैं, दलित पिछड़ा कुछ बचा ही नहीं है। जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं है, केवल मुखौटे भर उन्होंने उठा करके खड़े कर दिए। वही समाज के ठेकेदार है। अब उसका भी कारण है कि जब कोई घटना होती है, जो सामान्य व्यक्ति है गांव का, उसके दो काम होते हैं, या तो थाने में काम पड़ता है या कचहरी में काम पड़ता है। अब थाने में अगर कोई बात होती है तो वो फोन किसको लगाएगा? वो फोन लगाएगा अपनी बिरादरी के नेता को, और बिरादरी का नेता कहां बैठा हुआ है? बीजेपी में। तब क्या करेंगे वो लोग? आपने नेता ही नहीं पैदा किए, उस बिरादरी से भी नेता नहीं पैदा किए। अब कोई राजभर हमको बता दीजिए आपके किसी और राजनीतिक दल में हो जिसको कांग्रेस पार्टी ने बड़ा नेता बनाया हो। तो ये जो मुश्किलें हैं, और मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूं जो अभी जयप्रकाश पांडे जी कह रहे थे, जो सवर्णों का प्रोग्रेसिव जो तबका है वो ऑब्वियस है कि वो वोट करता है एंटी बीजेपी और वो नहीं चाहेगा। लेकिन मोस्टली जो सवर्ण है वो उसकी अपनी पार्टी है बीजेपी, और वो आने वाला नहीं है, वो कितना भी कर ले। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं रोका था। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से वो सपा की तरफ नहीं आया। सपा ने वही गलती की थी, वो तो उस समय मुख्यमंत्री हो चुके थे, समस्या वहां थी। एक दलित को उन्होंने कभी तवज्जो दी? अखिलेश यादव ने। जो असली वोटर है, जो वोट डालने जाता है, आप उसकी बात कीजिए, और जिसका काम पड़ता है थाने और कचहरी में, जिसे अपने नेता को फोन करना पड़ता है, वो चुनाव को प्रभावित करता है। वो बैठे हुए नोएडा और दिल्ली में और लखनऊ में वो लोग प्रभावित नहीं कर रहे चुनाव को। बीजेपी की ये ताकत है। तो जब तक आप ताकत नहीं समझेंगे तब तक आप उसको कमजोर कैसे करें? इसलिए बीजेपी 70 का दावा करे तो वो दावा करने में कोई नहीं, लेकिन वो उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि जमीनी सच्चाई कुछ और है, और लोग इस सरकार से, सत्ता से मुक्ति पाना चाहते हैं, ये भी सही।